हेलो गाइस, वेलकम ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। तो देखिए, अपना इरिगेशन इंजीनियरिंग चल रहा था और हम क्वेश्चन कर रहे थे ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड से पूछे हुए। ठीक है। एक पार्ट हम कवर कर चुके थे जिसमें कि आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है। इस पार्ट सेकंड में हम कवर करने वाले हैं ऐसे एन जेईएन और ईएससी में आए हुए क्वेश्चंस को जो कि एक तरीके से थ्योरेटिकल हैं, जो कि अपने क्या है, थ्योरी वाले पार्ट के हैं। ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हमने जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए थे ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड के, वो कर लिए थे। क्लियर है ना? तो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अपना। ठीक है। देखिए, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे। फिल इन द ब्लैंक्स इज नोन एज द रिलेशन बिटवीन द एरिया इरिगेट एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज। तो आप सभी को पता है कि ऐसा कोई पार्ट या ऐसे कोई मेरे पास टर्म जो कि आपका इरिगेटेड एरिया और क्वांटिटी ऑफ वाटर के बीच में रिलेशन को शो करता है, उसे क्या बोलते हैं? अपन ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि देखो, ड्यूटी जो होती है मेरी, वो क्या होती है? अगर आपसे ये बोलूँ कि मेरी ड्यूटी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो क्या होती है? तो वो ये होती है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करूं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम तक, या अपन बोल सकते हैं 20 पीरियड तक, तो ये कितना एरिया इरिगेट कर देगी? ठीक है। तो ये कितना एरिया इरिगेट कर देगी, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी। ठीक है। तो ये किसके बीच में रिलेशन है भाई? यहाँ से मैंने डिस्चार्ज किया और वहां पे जाके क्या हुआ, एरिया इरिगेट हुआ, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से मेरा डिस्चार्ज और क्या, एरिया के बारे में या एरिया के बीच में रिलेशन। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसने यही पूछा है, एरिया इरिगेट और क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है। डिस्चार्ज को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दैट इज मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी, सेम बात है। तो आपका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ड्यूटी। ठीक है। देखो, डेल्टा आप सभी को पता होगा, डेल्टा क्या होता है मेरे पास? टोटल वाटर डेप्थ दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप इन ग्रोइंग पीरियड। जो मेरी क्रॉप है उसको पूरे की पूरे ग्रोइंग पीरियड में मैं कितना वाटर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस टोटल डेप्थ को क्या बोलते हैं? अपन डेल्टा बोलते हैं। सिंपल सी बात है, पता होगी आप सबको। ठीक है ना? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेट एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स एंटायर पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड। ठीक है। 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसरो आपका उत्तराखंड जेई के एग्जाम में और उत्तराखंड एई के एग्जाम में 2 बार पूछा, मतलब 4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ठीक है। पूछ क्या रहा है आपसे? द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेट, ठीक है, एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग इट्स ग्रोइंग पीरियड इज कॉल्ड। ठीक। तो देखो, आपको एरिया अगर मैं बोलूं तो एरिया आपका हेक्टेयर में लिया जाएगा। ठीक है। और दूसरा आपसे क्या बोला है? क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, दैट इज अपनी क्यूमेक में होगी। ठीक है। तो ये किसकी यूनिट होती है? आप साफ साफ देख के बता सकते हो, ये होता है मेरा ड्यूटी। क्लियर है? अगर दूसरी टर्म में इसको बोलूं तो मैं ये बोलता हूं ना, अगर मैं 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करूं, ठीक है, तो मेरे पास कितना एरिया इरिगेट हो जाता है, इसी को बोलते हैं अपन ड्यूटी। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, या रेशियो क्या हो जाएगा इनका? दैट इज ड्यूटी। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? दूसरी बात, आपको बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड भी पता होने चाहिए। नहीं पता है तो अपन आगे आने वाले क्वेश्चंस में इन दोनों को समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? पहला जो मेरे पास ऑप्शन है डेल्टा, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये मेरे पास टोटल वाटर डेप्थ को शो करता है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार पूछा जा चुका है, इसरो जैसे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन मेरे पास क्या बनता है? इंपॉर्टेंट बनता है, आप इसको याद रखना। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, और इट इज नॉट अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है। तो आपसे एक तरीके से पूछ रहा है, ये डिपेंडेंसी पूछ रहा है ड्यूटी की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूटी क्या होती है। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मैं इस पॉइंट से 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करता हूं, तो ये वाटर आगे जाके मेरा कितना एरिया इरिगेट कर देगा, दैट इज माय ड्यूटी। क्लियर है? अब देखो, आप समझना इस चीज को, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ डिपेंडेंसी, इसकी मैं बताता हूँ आपको कैसे करता है। देखो, अगर यहाँ पे मैंने 1 क्यूमेक वाटर सप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास ए एरिया इरिगेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 क्यूमेक से कम वाटर सप्लाई करूँ, अगर मैं 1 क्यूमेक से कम वाटर सप्लाई करता हूँ, या ऐसा मानिए मेरे पास जो पानी है उसका लॉस हो जाता है, पहुंचते पहुंचते कम पड़ जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है, कम पानी पहुंचेगा तो एरिया क्या करेगा? कम इरिगेट करेगा। ध्यान समझना इस बात को, क्योंकि इस पे ही सारे फैक्टर अपने डिपेंडेंट है। ठीक है। कि अगर मैंने यहाँ से जो पानी चलाया उसमें लॉसेज मेरे पास ज्यादा हो गए, मेरे पास क्या हो गया, लॉस ज्यादा हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है फील्ड तक कम पानी पहुंचा। ठीक है। और फील्ड तक कम पानी पहुंचा तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां पे जाके कम एरिया को इरिगेट कर पाएगा। और अगर मेरे पास एरिया कम इरिगेट होता तो क्या हो जाएगा, उसकी ड्यूटी कम हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? अगर लॉस हुए, एरिया घटेगा जो कि इरिगेट किया हुआ है, और आपके पास ड्यूटी घटेगी। क्लियर ये बात? अब देखिए यहाँ पे,
ऑप्शन ए आपको बोल रहा है इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब आप सभी को पता है अगर मेरे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, आपके पास इवेपोरेशन लॉस जो है वो बढ़ेंगे। ठीक है, इवेपोरेशन लॉस बढ़ेंगे, दैट मीन्स आपके पास जो वाटर पहुंच रहा है उसमें कमी आ जाएगी। और अगर पानी में मेरे पास जो पहुंच रहा है फील्ड तक उसमें कमी आ गई तो कम एरिया इरिगेट कर पाएगा, और अगर कम एरिया इरिगेट कर पाएगा तो क्या हो जाएगी, ड्यूटी मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ ड्यूटी आपकी कम होनी चाहिए थी, यहाँ पे इंक्रीज बता रहा है तो ऑप्शन ए आपका गलत। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। ठीक है, तो विंड वेलोसिटी का क्या होता है, देखो यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है और कहाँ पे आपका रिलेशन निकल रहा है। ठीक है, देखो विंड वेलोसिटी, मैंने आपको जब इवेपोरेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर विंड वेलोसिटी मेरे पास बढ़ती है तो इवेपोरेशन की रेट क्या होती है, मेरे पास बढ़ती है। ठीक है, इवेपोरेशन की रेट क्या होती है, मेरे पास बढ़ती है, ये मैंने आपको इवेपोरेशन में समझाया था, अच्छे से प्रोसेस में समझाया था आपको, ये चीज मैंने, क्लियर है ना। ठीक है, अगर मेरे पास इवेपोरेशन की रेट बढ़ रही है दैट इज मेरे पास इवेपोरेशन लॉस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर इवेपोरेशन लॉस इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके पास वाटर जो है वो फील्ड तक कम पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि लॉस ज्यादा हो रहे हैं। अगर मेरे पास फील्ड तक वाटर कम पहुंचेगा दैट मीन्स कम एरिया इरिगेट करेगा, और कम एरिया इरिगेट करेगा तो ड्यूटी मेरे पास क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बता रखी है आपको, इंक्रीज बता रखी है, तो ऑप्शन बी आपका गलत, ऑप्शन ए हम पहले ही गलत कर चुके हैं। थर्ड देखिए मेरे पास, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब देखिए आपको फिर से इवेपोरेशन लॉस पे आते हैं अपन। अब आपको पता है अगर मेरे पास ह्यूमिडिटी बढ़ती है, अगर आपके पास ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो आपका जो इवेपोरेशन है उसकी रेट डाउन हो जाती है। ठीक है, उसकी रेट क्या हो जाती है, आपके पास डाउन हो जाती है। अगर मेरे पास इवेपोरेशन की रेट डाउन हो गई तो मेरे पास जो लॉस हो रहा है इवेपोरेशन की वजह से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मेरे पास लॉस कम हो रहा है दैट मीन्स मेरे पास पानी जो है वो ज्यादा पहुंचेगा। ठीक है, ज्यादा एरिया इरिगेट कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास जो ड्यूटी होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अपन क्या कर रहे हैं, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये बात मेरे पास सही है। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो मेरे पास ड्यूटी क्या होती है, बढ़ती है। तो मेरे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में पूछा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका क्या है, ड्यूटी वाला फंडा और आपका इवेपोरेशन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनका फंडा दोनों एक साथ कंबाइंड करके दे दिए। तो आपको इसके लिए जो इवेपोरेशन की डिपेंडेंसी होती है अलग अलग फैक्टर पे वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप इवेपोरेशन प्रोसेस का जो वीडियो है अपना हाइड्रोलॉजी में वो देख लो, वहां पे जाके आपको क्लियरली आपको सारा के सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस पे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ड्यूटी शुड क्लियरली स्टेट दैट, ड्यूटी शुड क्लियरली स्टेट दैट। ऑप्शन देखिए, टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर, प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर और मैक्सिमम रेनफॉल। तो आप सभी को पता है कि जो ड्यूटी होती है हमारी वो क्या होती है कि भैया अगर मैंने इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर जगह से 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करी, ठीक है, तो मेरा कितना एरिया इरिगेट करेगी, दैट इज ड्यूटी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट से 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करता तो मेरे पास ड्यूटी चेंज हो जाती। अगर मैं इस पॉइंट से 1 क्यूमेक वाटर की सप्लाई करता तो मेरे पास ड्यूटी ऑब्वियस ही बात है चेंज हो जाती। तो मेरे पास फर्क क्या आ रहा है कि मैं अलग अलग जगह को या अलग अलग जगह पे अगर वाटर को मेजर करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ड्यूटी चेंज होगी। ड्यूटी क्या होगी, मेरे पास चेंज होगी। तो ड्यूटी जो है मेरी वो कहीं ना कहीं किसके बारे में बताती है कि भैया मैंने जो वाटर को मेजर किया है 1 क्यूमेक वो किस जगह पे किया है। ठीक है, वो उस पोजीशन के बारे में भी हमें बताती है। क्लियर है ना, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्लेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, टाइम पे कैसे भी डिपेंड नहीं करेगी, आप इस पॉइंट पे मेजर कर लीजिए, आज सुबह कर लो चाहे कल शाम को कर लो, तो उस पर तो कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रही, तो ये ऑप्शन आपका गलत। मेथड पे भी नहीं कर रही क्योंकि मेथड आप कोई भी यूज ले लो वाटर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रेनफॉल का कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, 5 जो भी है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम ड्यूटी। ठीक है, तो मैक्सिमम ड्यूटी आपकी किस पे होगी, देखो मैं आपको एक बार हल्का सा शो कर देता हूँ, इसको बता देता हूँ। ड्यूटी क्या होती है आपकी कि जितना ज्यादा एरिया इरिगेट आपका हुआ उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी, ड्यूटी होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि आपके पास अलग अलग क्रॉप होती हैं जिन पे कि आपकी ड्यूटी डिपेंड करती है। तो कई क्रॉप ऐसी होती हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है और कई क्रॉप ऐसी होती हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। जैसे कि आपके पास एक कोई पर्टिकुलर क्रॉप है
उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है, मतलब उसको जो वाटर चाहिए वो कम चाहिए अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है। तो मैं सेम वॉल्यूम के पानी से मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा एरिया इरिगेट कर सकता हूँ, मतलब इस क्रॉप के लिए जो ड्यूटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको कम पानी चाहिए और एक लिमिटेड पानी में मैं ज़्यादा एरिया इरिगेट कर दूंगा, या आप ऐसा मानो कि एक वी वॉल्यूम में मैं ज़्यादा एरिया इरिगेट कर दूंगा। जबकि मेरे पास दूसरी कोई क्रॉप है और उस क्रॉप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मेरे पास वी वॉल्यूम में कम एरिया इरिगेट हो पाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी ड्यूटी क्या हो जाएगी, मेरे पास कम हो जाएगी। क्लियर है, ये फैक्टर याद रखना, क्योंकि ड्यूटी के जो फैक्टर अफेक्टिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। अब आपसे पूछा है यहाँ पे कि ये जो मेरे पास चार क्रॉप है, इनमें से सबसे ज्यादा ड्यूटी किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा ड्यूटी उसी की होगी जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे चार आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। शुगर केन तो वैसे भी पेरेनियल क्रॉप है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा ही होती है। दूसरा देखिए बाजरा, बाजरे की कम होती है। तीसरा देखिए राइस और चौथा व्हीट। तो अगर इन चारों में मैं कंपेरिजन करूँ तो सबसे कम वाटर रिक्वायरमेंट किसकी होती है, मेरे पास बाजरे की होती है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, द मैक्सिमम इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ राइस क्रॉप, किसके बारे में, राइस क्रॉप इज एग्जिबिटेड बाय इट्स। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आपका, कहाँ गया पेन, क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है। देखिए इसको क्या कहना चाह रहा है ये, द मैक्सिमम इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ राइस क्रॉप इज एग्जिबिटेड बाय, कि भैया राइस क्रॉप जो है इसकी जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये चीज हमें किस बात से पता लगती है, ये चीज हमें किस बात से पता लगती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि चावल जब होते हैं तो खेत को पानी से भर के रखना पड़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको सबसे ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये बात हमें एग्जैक्टली अगर मैं पूछूं साइंटिफिकली किस बात से पता लगेगी, ठीक है। अब देखो आपको मैंने बताया था कि अगर किसी पर्टिकुलर, अभी पिछले क्वेश्चन में ही समझाया था ना आपको, अगर कोई पर्टिकुलर क्रॉप है जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी क्या होगी, आपके पास कम होगी। अगर किसी क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कम है तो आपकी ड्यूटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछा है आपसे कि मैक्सिमम इरिगेशन रिक्वायरमेंट है इसकी, तो अगर मेरे पास वाटर रिक्वायरमेंट या इरिगेशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ड्यूटी जो होगी मेरे पास वो मिनिमम होगी, ठीक है ना। समझ रहे हो इस बात को, इसलिए मैंने आपको पहले वो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो अगर मेरे से मैक्सिमम इरिगेशन रिक्वायरमेंट के बारे में पूछ रहा है किसी क्रॉप की, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी जो ड्यूटी होगी वो क्या होगी, मेरे पास मिनिमम होगी, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए देख लीजिए क्यों गलत है, क्योंकि मैक्सिमम डेल्टा वैल्यू जो होती है ये यहाँ पे मिनिमम है, थोड़ा गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ऑब्वियस ही बात है किसको कम शो करता है, आपकी ज्यादा ड्यूटी को शो करता है, ठीक है ना, वो आपकी ड्यूटी को ज्यादा बताता है। क्लियर है ना। तो आपके ऑप्शन नंबर 6 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आपके पास सी हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, एज वी मूव फ्रॉम हेड ऑफ कैनाल टू फील्ड द ड्यूटी ऑफ वाटर इज। तो ये चीज मैंने आपको देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी कि जो अपना कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है, कैनाल सिस्टम में जो ड्यूटी होती है वो कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ क्योंकि इसके दो तीन क्वेश्चन अपने पास आ सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक रिवर है, ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, एक हेडवर्क लगा दिया। यहाँ से मेरी मेजर कैनाल निकली, मेजर से मेरी माइनर निकली, माइनर से मेरी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी निकली, देन इससे मेरी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी निकली, एंड लास्ट में मेरी क्या हो गई, यहाँ पे वाटर कोर्स हो गया, फील्ड कैनाल हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास लास्ट में क्या आ गया, फील्ड हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैं हर एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। ये है मेरी मेन कैनाल, ये है मेरी माइनर, ये है मेरे पास मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, ये है मेरे पास माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, और ये है मेरा वाटर कोर्स या फील्ड कैनाल, और ये है मेरा यहाँ पे फील्ड, ठीक है ना। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास जो वाटर है वो बह रहा है और उसमें ज्यादा लॉस हो रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कम एरिया इरिगेट कर पाएगा और ड्यूटी क्या हो जाएगी उस केस में उसकी कम हो जाएगी, ये बात आपको पता है। अब आप सोच के देखो, मेरे पास एक पानी है जो मैंने यहाँ से चलाया, मैंने यहाँ से 1 क्यूमेक वाटर चलाया, ठीक है। तो इस 1 क्यूमेक वाटर को इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, दैट मीन्स इसके लॉस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लॉस ज्यादा होंगे तो आपके पास ड्यूटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि कम एरिया इरिगेट कर पाएगा, ठीक है। दूसरे केस में मैंने पानी को यहाँ से चलाया, ठीक है, कहाँ से, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के हेड से, तो इसको कम रास्ता तय करना पड़ा उसके कंपैरिजन में। अगर कम रास्ता तय करना पड़ा तो इसके लॉस जो होंगे आपके पास कम होंगे, लॉस कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पानी पहुंचेगा फील्ड तक, और ज्यादा पानी अगर फील्ड तक पहुंच रहा है तो ज्यादा एरिया इरिगेट करेगा, ज्यादा एरिया इरिगेट करेगा तो ड्यूटी आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्या है मेरे पास, मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं
कैनाल का हेड या मेन कैनाल का हेड, या अपन इसको बोल सकते हैं डाइवर्जन सिस्टम, डाइवर्जन सिस्टम से फील्ड की तरफ चलता हूं तो मेरे पास जो ड्यूटी होती है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्या पूछा है इसने, वी मूव फ्रॉम हेड ऑफ कैनाल टू फील्ड द ड्यूटी ऑफ वाटर इज, तो क्या हो जाएगी आपके पास, इंक्रीज करती है। ठीक है, और आपको अगर डिटेल में इसको समझना है तो आप वीडियो देख लें, मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया है, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं क्वेश्चन कराते टाइम, आपको फुल डिटेल में इसको नहीं समझाया जा सकता, फिर भी मैंने ट्राई कराया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो याद रखना क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कि जब मैं कैनाल के हेड से फील्ड तक जाता हूं तो मेरी ड्यूटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, द आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप इज गिवन बाय, क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। देखो सॉरी, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या होता है, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर मैंने आपको बताया था कि जो मेरी वाटर कोर्स होती है या फील्ड कैनाल होती है उस पर कितना डिस्चार्ज मुझे चाहिए, वो होता है मेरा आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, वो होता है मेरा आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। क्लियर है ना। अब आप सभी को पता है आउटलेट, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई। आप सभी को पता है अगर मैं डिस्चार्ज का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है मेरे पास A/D। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। अब देखिए अगर मुझे इस पर्टिकुलर जो भी मेरी क्या है फील्ड कैनाल है, फील्ड कैनाल के अगर मुझे हेड पे क्या चाहिए, डिस्चार्ज चाहिए, तो मेरे पास एरिया तो फील्ड का है ही है। ठीक है, वो क्या है मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है एरिया से ही डिपेंड करूंगा। और जो फील्ड कैनाल के हेड पे ड्यूटी होती है उसे क्या बोलते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, उसे बोलते हैं आउटलेट फैक्टर। ठीक है, तो इस ड्यूटी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, आउटलेट फैक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास जो वाटर या अपनी फील्ड कैनाल है उसके हेड पे डिस्चार्ज आ गया। ठीक है, और वो क्या आया मेरे पास, एरिया बाय आउटलेट फैक्टर। ठीक है, और इसी चीज को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछा है यहाँ पे आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर क्या होता है, दैट मीन्स एरिया बाय आउटलेट फैक्टर। क्लियर है ना, समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज में आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 का अपने पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, ड्यूटी इज लार्जेस्ट। अभी आपसे वही क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा अलग टर्म में। ड्यूटी इज लार्जेस्ट, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे मैं मेन कैनाल से माइनर, माइनर से मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, देन आपका वाटर कोर्स और देन फील्ड पे पहुंचता हूं तो आपकी जो ड्यूटी होती है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा ड्यूटी कहाँ होगी तो आपके लास्ट पॉइंट पे होगी, और लास्ट पॉइंट क्या होता है, आपका फील्ड होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए ड्यूटी मिनिमम कहाँ होगी तो ड्यूटी मिनिमम होगी आपके सबसे फारेस्ट पॉइंट, जो कि क्या होता है आपका मेन कैनाल का हेड। क्या होता है, मेन कैनाल का हेड। तो ये दोनों ध्यान रखना, मेन कैनाल का जो हेड होता है वहां पे ड्यूटी आपकी मिनिमम होती है, और जो फील्ड होता है वहां पे ड्यूटी आपकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्लियर ये बात। तो आपसे पूछा है ड्यूटी इज लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट ड्यूटी कहाँ पे होगी आपकी, ऑप्शन ए देखिए, ऑन द फील्ड। ठीक है, सही बात है, क्योंकि फील्ड पे ही ज्यादा होती है। ठीक है, एट द हेड ऑफ कैनाल, गलत, क्योंकि यहाँ क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है। थर्ड ऑप्शन देखिए, सेम एट ऑल प्लेस, गलत बात है, नन ऑफ दीज अबोव। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए। क्लियर। आगे चलते हैं सवाल नंबर 10 पे अपना, क्या कह रहा है, ड्यूटी ऑफ कैनाल विल बी लेस इफ। क्वेश्चन देखिए वापस समझिए, ड्यूटी ऑफ कैनाल विल बी लेस इफ। तो आप सभी को पता है कि अगर मेरे को ड्यूटी डिक्रीज करनी है या ड्यूटी मेरे को कम करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास वाटर सप्लाई हो रही है वो क्या करनी पड़ेगी, या बढ़ानी पड़ेगी, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया मेरा मामला। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास, ड्यूटी ऑफ कैनाल विल बी लेस इफ, ऑप्शन पढ़े हैं आप। पहला है एरिया इरिगेट इज मोर। तो अब अगर आप देखें तो एरिया जो मेरे पास इरिगेट हो रहा है वो अगर बढ़ रहा है तो उस चीज से तो ड्यूटी का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ड्यूटी तो खुद क्या बताती है, वो एरिया को बताती है ना। तो एरिया बढ़ रहा है घट रहा है उससे तो ड्यूटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। दूसरा देखें, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज लेस। ठीक है, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज लेस, तो अगर मेरे पास वाटर रिक्वायर्ड जो है वो कम होगा, अगर मेरे पास वाटर रिक्वायर्ड कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा एरिया इरिगेट हो पाएगा, और ज़्यादा एरिया इरिगेट हो पाएगा तो ड्यूटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया मेरे पास, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है आपको, वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड इज मोर। तो अगर आपके पास वाटर रिक्वायर्ड क्या है, ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या कर पाऊंगा, कम एरिया को इरिगेट कर पाऊंगा, और कम एरिया को इरिगेट कर पाऊंगा तो मेरी ड्यूटी क्या है, बढ़ जाएगी। सॉरी, ड्यूटी क्या है मेरी, घट जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या हो गया मेरे पास, करेक्ट हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पे लेस का पूछा था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपको, द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द ड्यूटी ऑफ वाटर।
तो देखिए कौन कौन से करते हैं। पहला आपके पास मेथड ऑफ कल्टीवेशन, बेशक करता है, क्योंकि जो मेरा कल्टीवेशन का मेथड है उसके हिसाब पे क्या डिफाइन होते हैं, आपके लॉस डिफाइन होते हैं, ठीक है ना, कि आप किस तरीके से कल्टीवेशन कर रहे हो उसी हिसाब से आपका रन ऑफ लॉस निकल के आएगा, ठीक है। अगर आपका मेथड कल्टीवेशन का ठीक नहीं है तो आपके पास हो सकता है रन ऑफ का लॉस ज़्यादा हो जाए, रन ऑफ का लॉस ज़्यादा हो गया तो मेरा कम एरिया इरीगेट हो पाएगा, ड्यूटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कल्टीवेशन पे डिपेंड करता है। तीसरा बी ऑप्शन देखिए, सिस्टम ऑफ इरीगेशन। आपने मेथड पढ़े हैं इरिगेशन के, उसमें अगर मैं फ्री फ्लडिंग करता हूं तो मेरे पास लॉस ज़्यादा, और लॉस ज़्यादा तो ड्यूटी कम, ठीक है। अगर मैं स्प्रिंकलर मेथड लेता हूं तो मेरे पास लॉस कम और ड्यूटी ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है किस पे डिपेंड करता है, सिस्टम पे भी डिपेंड करता है। थर्ड देखिए आपके पास टाइप ऑफ क्रॉप, तो टाइप ऑफ क्रॉप पे भी करता है, क्यों करता है, क्योंकि अभी ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मेरे पास बाजरा है, बाजरा की वाटर रिक्वायरमेंट कम, ज़्यादा एरिया इरीगेट होगा, ड्यूटी बढ़ गई, ठीक है। अगर मेरे पास राइज है, पानी ज्यादा चाहिए इसको, कम एरिया इरीगेट होगा, ड्यूटी आपकी क्या हो गई, घट गई, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है क्रॉप पे भी ये डिपेंड करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। देखो जो फैक्टर होते हैं ड्यूटी को अफेक्ट करने वाले, मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, ठीक है ना। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इन चीज़ों में तो आप पहले जाके क्या करें, उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए इसके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपका, द ड्यूटी ऑफ वाटर एट आउटलेट इज नोन एज, तो अभी बताया था मैंने आपको, आउटलेट की जो ड्यूटी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, आउटलेट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और आउटलेट क्या होता है, जो आपकी फील्ड कैनाल होती है, या आप इसको बोलते हैं वाटर कोर्स, इसके हेड को क्या बोला जाता है, आउटलेट बोला जाता है, ठीक है। हेड क्या होता है, मतलब एक तरीके से आपका एक रेगुलेटर प्रोवाइडेड होता है इसके कैनाल हेड पे, ठीक है ना, जिसे ही आपको बोला जाता है आउटलेट, ठीक है। और मैंने आपको एक आध बात और बताई थी कि जो आउटलेट होता है वो क्या होता है, जो भी मेरा रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, जो भी मेरा रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका डब्ल्यूआरडी हो सकता है, ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट कुछ भी हो सकता है, तो आउटलेट जो होता है इसकी क्या होती है, अंतिम बाउंड्री होती है, लास्ट बाउंड्री होती है। क्यों, क्योंकि आउटलेट के बाद, जैसे ये मेरा आउटलेट है, ये मेरी फील्ड कैनाल है, और यहाँ पे पूरा की पूरा मेरा सिस्टम चल रहा है, तो आउटलेट के बाद जो भी होता है, जैसे फील्ड कैनाल और वाटर कोर्स जो होता है, उस पर किसका हक होता है, किसका अधिकार होता है, उस पर फार्मर्स का अधिकार होता है। और आउटलेट से पहले वाले जितनी भी आपके पास सिस्टम होता है, मेन माइनर जो भी होते हैं, उन पे डिपार्टमेंट का अधिकार होता है। तो मतलब आउटलेट क्या होती है, रिलेवेंट डिपार्टमेंट की लास्ट बाउंड्री होती है, ठीक है ना, क्लियर है ये बात, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन 12 का अपने पास क्या आंसर हो जाएगा, आउटलेट फैक्टर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दैट इज 13 क्वेश्चन, the whole period of cultivation from the time when irrigation water is first applied for the preparation of ground to its last watering before harvesting is called core period, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, नन ऑफ दीज। तो देखो कोर पीरियड तो आपका है नहीं है, मैं आपको आगे डिस्क्राइब कर दूंगा कोर पीरियड क्या होता है, ठीक है, इस बार इसको आप एलिमिनेट करें। दो चीजें बचती हैं आपके पास, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड, इनमें क्या है, लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है हर किसी को, तो मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ। देखो मेरे पास कोई क्रॉप है, क्रॉप ए है मेरे पास, ठीक है। मैंने इस समय क्या किया, इसका मैंने कर दिया यहाँ पे सोइंग, मतलब इसके बीज लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको काट लिया था, दैट इज हार्वेस्टिंग। ये आपका समय चल रहा है इधर, है ना। अब आप सभी को पता है कि सोइंग जो होती है वो उस समय होती है जब आपकी सॉइल में मॉइस्चर हो, ठीक है। तो आपका थोड़े दिन बाद क्या होगा, पेड़ पौधे निकलेंगे नहीं निकलेंगे जो भी होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े समय बाद, 2 5 10 दिन बाद आपको क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट वाटरिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट वाटरिंग क्यों, क्योंकि सोइंग के जस्ट बाद ये हो रही है, पहली बार हो रही है, तो इसको अपन बोल देते हैं फर्स्ट वाटरिंग, ठीक है। और हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले जो आपने पानी दिया था खेतों को, उसे क्या बोल देंगे अपन, लास्ट वाटरिंग बोल देंगे, ठीक है, उसे क्या बोल देंगे अपन, लास्ट वाटरिंग बोल देंगे, क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो ध्यान से सुनना, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर और लास्ट वाटरिंग के बीच का जो टाइम होता है उसे बोला जाता है बेस पीरियड, उसे बोला जाता है बेस पीरियड, ठीक है। और सोइंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम होता है टोटल, दैट इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड, दैट इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड। कंफ्यूज मत होना इनमें, ठीक है ना। सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का टाइम होता है आपके पास क्रॉप पीरियड, और फर्स्ट वाटरिंग से लेके और लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम होता है दैट इज बेस पीरियड, ठीक है। देखो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, देखो बी आपका छोटा होता है, पहले आ जाता है 2 नंबर पे, सी आपका बड़ा होता है, मतलब 3 नंबर पे आता है, ठीक है। तो सी बड़ा होगा दैट मीन्स क्रॉप पीरियड बड़ा होगा, तो ये होता है आपका सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक। बी आपका 2 नंबर पे आता है, छोटा है, मतलब कम होगा, तो फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक, ठीक है। क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है, मेरे को भी होता था पहले ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा क्या था इसने, यहाँ पे इसने पूछा था आपसे, हाँ, टाइम व्हेन इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट अप्लाइड
एंड लास्ट वाटरिंग। तो फर्स्ट अप्लाइड मतलब फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग के बीच का टाइम क्या हो जाएगा आपका, बेस पीरियड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका सी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपकी स्टेटमेंट क्या है, क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पीरियड इज स्लाइटली मोर देन क्रॉप पीरियड इज इक्वल टू बेस पीरियड, और जो भी है नेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देख के पता लगा सकते हो कि भैया सोइंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक का टाइम तो था आपके पास क्रॉप पीरियड, और बीच वाला जो टाइम था फर्स्ट वोटिंग से लेके लास्ट वोटिंग तक का वो था आपका बेस पीरियड। तो इस चार्ट को देख के साफ साफ आपको पता लग रहा है कि जो क्रॉप पीरियड होता है मेरा वो आपका बेस पीरियड से स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इसको कैलकुलेशन ईजी करने के लिए अपन इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, जब अपन कैलकुलेशन करते हैं, जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इनको इक्वल मान लिया जाता है। ठीक है, एक और नाम आता है आपके पास ग्रोइंग पीरियड, वो भी एक इसी को ही मानते हैं, सेम मानते हैं। ठीक है ना। हालांकि प्रैक्टिकली ये क्या होते हैं आपके पास ज़्यादा होता है क्रॉप पीरियड, लेकिन इसको अपन सहूलियत के हिसाब से बराबर कर देते हैं। ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ दीज क्रॉप हैव लॉन्गेस्ट बेस पीरियड रिगार्ड्स टू इरिगेशन। तो आपसे पूछा है कि ऐसी क्रॉप बताओ जिसका बेस पीरियड क्या हो आपके पास सबसे लंबा हो। ठीक है, तो आपको पता है तीन तरह की क्रॉप होती है आपके पास, रबी, खरीफ और पेरेनियल। ठीक है, रबी आपकी 4 महीने के आसपास रहती है, खरीफ आपकी 5-6 महीने के आसपास रहती है, मतलब वही लगभग 5-6 महीने के हैं दोनों। और पेरेनियल जो होती है आपकी वो पूरे महीने लगी रहती है, 12 महीने लगी रहती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है पेरेनियल का जो बेस पीरियड होगा वो क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब इनमें से आपको ये देखना है कि पेरेनियल क्रॉप कौन सी है। राइस नहीं है, राइस कैसी क्रॉप है आपके पास, रबी की है। मक्का भी नहीं है। शुगर केन है, शुगर केन क्या है आपके पास, पेरेनियल क्रॉप है। क्लियर है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन 15 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16वां क्वेश्चन। द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग इट्स एंटायर पीरियड ऑफ ग्रोथ इज नोन एज। ठीक है ना। तो देखो पूरी लाइफ टाइम में जो क्रॉप को वाटर चाहिए उसकी टोटल डेप्थ को क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, दैट इज डेल्टा। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, दैट इज 17। द फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर द क्रॉप वाज ग्रोन बाय फ्यू सेंटीमीटर इज नोन एज। दो बार पूछा हुआ है तत्काल में, तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको मैंने बताया था कि मैंने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी सोइंग कर दी और यहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग कर दी। ठीक है ना। और देखो होता क्या है कि सोइंग के जस्ट बाद क्या होता है मेरे पास, कि जो प्लांट है वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, बस निकल ही है ना। ठीक है, और हुआ क्या कि मेरे पास जो मॉइस्चर था वो कम पड़ गया सॉइल में। अब मेरे पास जो प्लांट है वो छोटा है। ठीक है, प्लांट छोटा है मतलब इसकी जो रूट होंगी वो भी क्या होंगी, छोटी होंगी। ठीक है, अब मॉइस्चर जैसे ही थोड़ा सा कम पड़ेगा, सो ये जो मेरे पास प्लांट है इसकी रूट्स में इतनी पावर नहीं है अभी कि ये मॉइस्चर को निकाल सके, खींच सके। ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत छोटा है प्लांट। तो मुझे क्या करना पड़ता है इस समय पे, सबसे ज़्यादा वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है प्लांट को। सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ता है, वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरी जो फर्स्ट वाटरिंग होती है उसमें क्या होता है, मेरे पास वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो सबसे ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है ना। और ये जो मैक्सिमम क्वांटिटी का वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है कब, फर्स्ट वाटरिंग में। ठीक है, कब, जब मेरी क्रॉप जो है फ्यू सेंटीमीटर हाई हो जाती है, मतलब छोटी छोटी सी रहती है। ठीक है, उसे बोला जाता है कोर वाटरिंग। ठीक है, ये हो गई आपकी एक बात। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, कंफ्यूज मत होना, कि कोर वाटरिंग जो होती है आपकी वो आपकी होती है उस समय जब आपको फील्ड में मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 90% केस में ऐसा होता है कि आपको मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट तब रहती है जब आपकी क्रॉप छोटी छोटी हो। ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो क्रॉप है वो छोटी, मतलब फ्यू सेंटीमीटर हाई ना होने के बाद मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट कर दे। ठीक है ना। भैया मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट है वो आपका कोर वाटरिंग है। समझ में आ गई बात। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैक्सिमम वाटरिंग आपका इसी समय चाहिए। ठीक है, कई क्रॉप्स में फ्लावरिंग के टाइम पे मैक्सिमम वाटरिंग चाहिए होता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग के टाइम पे आपका कोर वाटरिंग आएगा। क्लियर है ना। तो इस चीज को लेके आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर है। नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि जब मेरी क्रॉप कुछ सेंटीमीटर हाई होती है तब उसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जब मैक्सिमम वाटर अपन प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोर वाटरिंग। ठीक है ना। तो आपका 17 क्वेश्चन यही बारे में पूछा गया था कि भैया फर्स्ट वाटरिंग जो होती है जब क्रॉप मेरी फ्यू सेंटीमीटर हाई हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं अपन कोर वाटरिंग। क्लियर है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्राइमरी वाटरिंग, इनिशियल वाटरिंग नाम की कोई चीजें नहीं होती, फालतू में घुसा रखे हैं ऑप्शन बना के। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द क्रॉप रिक्वायर मैक्सिमम वाटरिंग ड्यूरिंग। तो अब वही क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में पूछ लिया। ठीक है ना। तो मैक्सिमम वाटरिंग कब चाहिए क्रॉप को, जब वो कुछ सेंटीमीटर हाई है।
ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सेलेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाटरिंग व्हेन द क्रॉप हैज ग्रोन फ्यू सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर बीट क्रॉप इज। तो बीट क्रॉप के लिए ऑप्टिमम डेप्थ कितनी होती है कोर वाटरिंग, ये पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ है आपका राजस्थान रीजन 2016 में WRD का जो पेपर हुआ था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि सेम है, इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर बीट इज। ठीक है, तो बीट के लिए याद रखना जो कोर वाटरिंग होती है दैट इज 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, याद रखना इस चीज़ को। और जो अगर राइस की बात आ जाए, राइस की बात आ जाए तो राइस के लिए होती है 19 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्लियर। और अगर शुगर केन की आए तो उसके लिए नियर अबाउट होती है आपके पास 16 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो याद रखना, देख लो क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है। देखो बीट का 2 बार पूछ लिया, राइस का देखो 1 2 3 4 5 6 बार पूछा है राइस की ऑप्टिमम डेप्थ के बारे में। ठीक है ना, तो याद रखना, ये तो फैक्ट है, डेटा है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो आपके पास राइस का तो कितना होता है 19 सेंटीमीटर और वीट का कितना होता है 13.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22। कोर वाटरिंग इज द इरिगेशन वाटर सप्लाइड टू द क्रॉप। तो कोर वाटरिंग के बारे में फिर से एक क्वेश्चन आ गया। तो कोर वाटरिंग कौन सा टाइम होता है जब इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करवाया जाता है आपका, जब आपकी क्रॉप कुछ सेंटीमीटर हाई हो। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और ऑप्शन बी अगर देखें तो ये क्या बोल रहा है आपको, जस्ट प्रायर टू हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग से पहले तो करते ही नहीं अपन। एट द टाइम ऑफ सोइंग, गलत बात। एट आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप, आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद तो पानी की जरूरत ही क्या है। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नहीं 23 पे। डेल्टा ऑफ क्रॉप मीन्स। तो डेल्टा तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, कि जो मेरी क्रॉप है उसको अपने ग्रोइंग टाइम में कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टोटल, दैट इज कॉल्ड उसका डेल्टा। ठीक है ना, तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप। क्लियर है ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो वैसे ही हाईलाइट है, आपको पता ही लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे, बेस पीरियड ऑफ क्रॉप इज टाइम बिटवीन। तो मैंने आपको बताया था कि बेस पीरियड क्या होता है आपका, बेस पीरियड होता है फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक के बीच का समय। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू इट्स हार्वेस्टिंग, गलत। ये क्या होता है आपका, ये तो क्रॉप पीरियड होता है। ठीक है ना। ऑप्शन बी देखिए, फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग एट द टाइम इफ हार्वेस्टिंग। ठीक है ना, तो ये क्या है आपका, सही है। सी ऑप्शन देखिए, सोइंग टू लास्ट वाटरिंग, गलत। फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, सारे गलत हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। क्लियर है ना, कि जो बेस पीरियड है आपका वो होता है आपका फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का, और जो आपका क्रॉप पीरियड होता है वो होता है सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का। याद रखना, मैंने आपको तरीका बता दिया, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है, इन तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया इसको। क्वेश्चन नंबर 25 ये ईएससी में पूछा गया था आपका। देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहा है ये। आपके पास कथन दे रखा है, कथन कारण वाले होते हैं ना, ठीक है, जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। वो 4 ऑप्शन तो लिखे नहीं यहाँ पे, आपको मैं वो बता देता हूँ, समझा देता हूँ इसको। पहला आपसे बोला हुआ है असर्टेन आपके पास, ड्यूटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो सही बात है, ठीक है। आपसे क्या है कि अगर ड्यूटी बोली जाए तो ड्यूटी क्या होती है आपके पास, हेक्टेयर बाय 1 क्यूबिक। मतलब कि 1 क्यूमेक वाटर अगर मैं सप्लाई करता हूं तो कितना एरिया इरिगेट करती है, वही होता है ना आपका ड्यूटी। तो यहाँ पे सही बात है ना, यही तो बोल रहा है, ड्यूटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इरिगेटिंग कैपेसिटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो सही बात है कि मेरा जो यूनिट वॉल्यूम है वाटर का वो कितना इरिगेशन कर सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, तो इसको ड्यूटी बताती है। मेरे पास कारण और ये जो कथन है वो क्या है, सही है एकदम। दूसरा देखिए रीजन, कारण जो है आपके पास, ड्यूटी एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी विल बी लेस देन द हेड ऑफ वाटर कोर्स। Duty at the head of distributary will be less at the head of water course and more than that of head of canal। तो आपको मैंने बताया था कि ये क्या है, मेरे पास कैनाल का सिस्टम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी आपकी कहाँ होती है, फील्ड पे होती है। ठीक है, उसके बाद कहाँ होती है, हेड ऑफ वाटर कोर्स पे। ठीक है, उसके बाद कहाँ होती है, हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी जो भी है अपनी मेजर माइनर। उसके बाद क्या होती है आपकी माइनर के हेड पे, और उसके बाद कहाँ होती है आपकी मेन के हेड पे। ठीक है ना, तो मेन के हेड पे सबसे कम होती है, फील्ड के हेड पे सबसे ज्यादा होती है। आपसे देखिए यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, ड्यूटी एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी विल बी लेस देन दैट ऑफ हेड ऑफ वाटर कोर्स।
तो वाटर कोर्स पे जो आपकी ड्यूटी है वो ज़्यादा होती है और डिस्ट्रीब्यूटर पे कम होती है, तो ये बात सही है मेरे पास। आगे देखिए, एंड मोर देन दैट ऑफ हेड ऑफ कैनाल। तो यहाँ पे कैनाल के बारे में इसने कुछ मुझे पर्टिकुलरली दिया नहीं कि कैनाल कौन सी है मेरे पास, ठीक है ना। मेरे पास जो मेजर माइनर है वो भी एक तरीके से कैनाल ही है, ठीक है। अगर कैनाल में मेरा अगर मेन और माइनर को ले रहा है ये, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो मेरे पास रीजन है ये भी क्या है, सही है। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन ये जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, कर लेना इसको आराम से। कथन कारण वाले थे, मेरे को थोड़ा सा ठीक लगा तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप। The duty at the end point of canal minor, where the government control usually sees, is called। तो आपको पता है कि जो ड्यूटी एंड पॉइंट ऑफ कैनाल माइनर वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल यूजुअली क्या हो जाता है आपका, सीज हो जाता है, वो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है वो कहाँ तक रहता है आपका, आउटलेट तक रहता है, ठीक है। और आउटलेट पर जो ड्यूटी होती है आपकी उसे क्या बोलते हैं, आउटलेट फैक्टर बोलते हैं, आउटलेट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बारे में पूछना चाह रहा है ये। तो ये ऑप्शन देखें यहाँ पे, ड्यूटी एट फील्ड, गलत बात है क्योंकि फील्ड तो उससे नीचे है, तो वहाँ की बात नहीं हो रहा। दूसरा देखिए आउटलेट ड्यूटी, तो ये बात क्या है आपके पास, सही है कि जो आउटलेट है मेरा उसकी ड्यूटी के बारे में क्या हो जाता है, पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल यूजुअली सीज, तो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है आउटलेट के बाद वो खत्म हो जाता है, सीज हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इरिगेशन सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इज। तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है, आपको सबको पता है कि सीसीए का पार्ट किसी पर्टिकुलर सीजन में कितना परसेंट आपका इरिगेट किया जाने का विचार है या किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे, इट इज द परसेंट ऑफ कल्ट्रेबल कमांड एरिया प्रपोज टू बी इरिगेट एनुअली। तो ये क्या है, ठीक है कि सीसीए का कितने परसेंट पार्ट आपका इरिगेट होना है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कहते हैं। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा देखें, इट इज ऑलवेज मोर देन 100%, ये बात गलत है क्योंकि आपको पता है सीसीए आपके पास। अब सीसीए को आप 100% से ज़्यादा इरिगेट कैसे कर सकते हैं। आपके पास मानिए 1000 हेक्टेयर ज़मीन है, तो आप 1000 हेक्टेयर ज़मीन में से मुश्किल से क्या कर सकते हो, या तो 900 हेक्टेयर इरिगेट कर दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 हेक्टेयर इरिगेट कर दोगे। आप 1000 हेक्टेयर में से 1020 हेक्टेयर तो इरिगेट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो ये मेरी 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की होती एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की, तो वो आपकी 100% से ज़्यादा हो सकती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। सी ऑप्शन देखिए यहाँ पे, इट इज परसेंटेज दैट कुड बी आइडियली इरिगेट। तो ये गलत बात है, आइडियली के बारे में या आइडियल ऐसा कुछ नहीं होता है, बस आपको ये पता करना है कि सीसीए का कितना पार्ट इरिगेट करने के प्लान किए गए हैं, प्रपोज किया गया है, ठीक है। तो मेरे पास सी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाना है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, देखिए ये हो चुका है आपका। इसके बाद हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं लेकिन आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए सुटेबल हैं, जरूरी हैं, ठीक है। और वो जो क्वेश्चन होंगे आपके, उनमें सारी की सारी जो क्वेश्चन बैंक है उनको सबको कंबाइंड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो और आपके फॉर्म क्वेश्चन होते हैं वो भी करवाए जाएंगे, सारा कुछ करवाया जाएगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा ड्यूटी डेल्टा से, टेंशन ना ले। इसलिए अपन इतना मेहनत कर रहे हैं, 3-3 पार्ट हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के बना रहे हैं, जो भी बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन तो नहीं बचेंगे। देखो 4-5 जो क्वेश्चन बैंक अपनी चलती हैं मेजर मेजर, उनके सभी के क्वेश्चन हैं आपके पास, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं आपके पास। इसके अलावा जो ईएसी के अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने के चांस है वो भी हैं आपके पास। तो सारे क्वेश्चन हैं, इनके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। और नेट वेट से खंगाल के आप और कोई क्वेश्चन निकालते हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होता है, थोड़ा बस लैंग्वेज का फर्क होता है, बाकी चीज़ सेम ही पूछी जाती है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन आपको सारे प्रोवाइडेड हैं। आप में से कोई पूछ रहा था मेरे से कि कौन सी क्वेश्चन बैंक करें, ठीक है। देखो आपको अगर थोड़ी जल्दी है तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़े से अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं, दिन के 40-50 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप बेशक क्वेश्चन सीरीज को, ये जो अपनी चल रही है इसको फॉलो कर लें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है इससे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अवेलेबल हैं सारे के सारे आपके इसमें कंबाइन कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। बस एक बात है जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन कम लग सकते हैं, वो क्या है कि सेम टू सेम जो रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं उनको हटा दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए आपके पास प्रीवियस एई के क्वेश्चन है, ठीक है। सेम आपकी गुप्ता गुप्ता में मिल जाएंगे, सेम आपकी आर्य गुरु में मिल जाएंगे, सेम आपकी खुरमी में मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन को 5 बार लिखने का कोई सेंस नहीं होता ना, तो उसकी वजह से आपको यहाँ हो सकता है क्वेश्चन कम मिले, ठीक है ना। बाकी आप खुद समझदार हैं, देख रहे हैं आप तो आपको पता लग ही रहा होगा। बाकी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे इसको डालिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। धन्यवाद।
कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना टेलीग्राम पे, ठीक है।